सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर विष्णु प्रसाद शर्मा इतिहास विभाग से। आज हम आपके सामने मॉडल टेस्ट पेपर सेकंड लेकर आ रहे हैं पटवार के लिए, जिसमें इतिहास, कला एवं संस्कृति राजस्थान की है और भारतीय इतिहास के भी प्रश्न है। जो प्रश्न है उसकी जो प्रकृति है वो हमने पिछली परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते रहे कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स के आधार पर हमारा प्रयास ये है। तो इस तरह से हमने जो है प्रश्न सेलेक्ट किए हैं और उनका विश्लेषण भी किया है, आपके लिए काफी उपयोगी होंगे। देखते हैं मित्रों, प्रश्न हम पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल ताम्र पाषाणिक काल से संबंधित है? यहां बात है प्रागैतिहासिक और उसके बाद में है ताम्र पाषाणिक। मित्रों, जब हम इतिहास के विभाजन की बात करते हैं तो इतिहास में आपने जो है सामान्यतया सुना होगा प्राचीन, मध्य और आधुनिक होता है। लेकिन जो प्राचीन इतिहास है उसको हम प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में विभाजित करते हैं। तो मैं आगे विस्तार से आपको बतलाऊंगा इसकी विवेचना में, तब ये प्रश्न समझ में आएगा। नहीं तो क्या फैक्ट्स होते हैं और फैक्ट्स में कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, वो जवाब नहीं दे पाते हैं। तो पहली बात है प्रागैतिहासिक स्थल और ताम्र पाषाणिक काल की जहां से जानकारी मिल रही है वो कौन सा है? तिलवाड़ा है, बूढ़ा पुष्कर है, बालाथल है और बागौर है। तो मित्रों, इसमें जो सही उत्तर है वो तो है बालाथल। बालाथल जो है, जो आहड़ संस्कृति है वो ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति है, उसी के पैरेलल है, इसलिए इसका उत्तर तो ये है। लेकिन ये होता क्या है इसको भी आप समझिए। और ये जो तीन हैं बाकी, तिलवाड़ा है, बूढ़ा पुष्कर है, बागौर है, ये कौन सी श्रेणी में आते हैं? क्योंकि इन पर भी तो प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अब अपन देखते हैं इसकी विवेचना। बागौर, बालाथल और बूढ़ा पुष्कर। मित्रों, इतिहास को प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इतिहास का वह कालखंड जिसके लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। क्या बात है इसमें? मुख्य बात है लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं, अर्थात लिपि की जानकारी ही इस समय नहीं है। तो उसकी जानकारी के लिए हमें पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो यह प्रागैतिहासिक काल है। आद्य ऐतिहासिक काल, इतिहास का वह कालखंड जिसके लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं, लेकिन जो लिपि है वो क्या है? अपठनीय, अर्थात लिपि को पढ़ा नहीं गया है, वह है आद्य ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल का मतलब है जब से हमें विधिवत जो है लिखित साक्ष्य प्रारंभ हो जाते हैं। भारत के संदर्भ में तो यह है, राजस्थान इतिहास के संदर्भ में भी यह है, लेकिन कुछ स्थल ऐसे हैं जहां थोड़ा सा चेंज है, जो मैं राजस्थान के संदर्भ में आपसे बात करना चाह रहा हूं। बाकी भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में, प्रागैतिहासिक काल में हम पाषाण काल को लेते हैं और जो है ताम्र पाषाण काल को लेते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में हम सिंधु सभ्यता को लेते हैं। वैदिक सभ्यता, चूंकि वैदिक जो साहित्य लिखा गया है वो श्रुति परंपरा पर आधारित है और बाद में जो है लिपि की जानकारी हमें हो रही है। तो पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है वो विधिवत रूप से इतिहास लेखन के साक्ष्य में देती है, तो वहां से हम ऐतिहासिक काल की जानकारी जो है मानते हैं। मित्रों, प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल है, ताम्र पाषाण काल है और लोह काल, अर्थात जब लोहे की हमें जानकारी मिलती है। पाषाण काल में भी पूर्व पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है। पूर्व पाषाण काल में भी निम्न पूर्व पाषाण काल है, मध्य पूर्व पाषाण काल है और उच्च पूर्व पाषाण काल है। मित्रों, आप देखिए भारत के इतिहास में हम पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवीन पाषाण काल और पढ़ते हैं। आपके दिमाग में यह प्रश्न आ सकता है कि साहब यहां नवीन पाषाण काल तो लिखा ही नहीं। एक्चुअल में जो राजस्थान से हमें साक्ष्य मिले तो मध्य पाषाण काल के बाद में सीधा वो ताम्र पाषाण काल में जा रहा है। कोई डायरेक्ट
कोई ऐसी हमें साइट नहीं मिली, रिकॉग्नाइज नहीं हुई है, मतलब जानकारी नहीं हुई है जो है नवीन पाषाण काल की राजस्थान के संदर्भ में। इसलिए मित्रों यहां पूर्व पाषाण काल और मध्य पाषाण काल ही माने जा रहे हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में तो है, तो यह आपको जानकारी होनी चाहिए। पूर्व पाषाण काल को भी 3 भागों में जब से शुरुआत हो रही है, निम्न पूर्व पाषाण काल मतलब प्रारंभिक, और मध्य पूर्व पाषाण काल का मतलब पाषाण काल का मध्य भाग, और उच्च पूर्व पाषाण काल का मतलब जब वो विकसित। तो जो मानव सभ्यता है, जो मानव है, मानव अपनी जो आवश्यकताओं की पूर्ति है उसमें जो अस्त्र शस्त्र हैं या उपकरण हैं वो किसके बनाता है? पाषाण के बनाता है, पत्थर प्रस्तर, इसलिए इसको हम पाषाण काल कह रहे हैं। अब जो बूढ़ा पुष्कर है, बूढ़ा पुष्कर अजमेर में है और वो मध्य पूर्व पाषाण काल का है। मध्य पूर्व पाषाण काल अर्थात जो पूर्व पाषाण काल है, पाषाण काल में भी पूर्व पाषाण काल है और पूर्व पाषाण काल में भी मध्य पूर्व पाषाण कालीन स्थल है बूढ़ा पुष्कर। और जो उच्च पूर्व पाषाण काल है ये उसके बाद का है। इसके अलावा मित्रों जो आपने बागौर और तिलवाड़ा की बात की, तो जो मध्य पाषाण काल है, मध्य पाषाण कालीन स्थल है बागौर जो भीलवाड़ा में है, कोठारी नदी के किनारे है, कोठारी नदी के किनारे बागौर है। और बागौर से जो हमें साक्ष्य मिले हैं कुछ जो है सवाधान के इस तरह से अस्थियों के अवशेष बागौर से हमें प्राप्त हुए हैं। और तिलवाड़ा जो पशुपालन के साक्ष्य हैं, अर्थात मध्य पाषाण काल में पशुपालन से संबंधित जो हमारी इकोनॉमी थी उसमें पशुओं का योगदान भी रहा है। तो यह तिलवाड़ा जो स्थल और जो बागौर स्थल है वो किस काल का हुआ? मध्य जो है पाषाण काल का। तिलवाड़ा कहां है? बाड़मेर में। और आपको पता होगा तिलवाड़ा पशु मेला भी बढ़ता है, जो बड़ा पशु मेला है। और जो बालाथल है मित्रों, बालाथल जो है उदयपुर के अंतर्गत है और वहां ताम्र पाषाण, इसका मतलब जो है हमें धातु की जानकारी हो जाती है। और सबसे पहली प्राचीन जो धातु है वो कौन सी है? तांबा है। यह भी कई बार परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो सबसे प्राचीनतम धातु कौन सी है? तांबा है। उसके बाद में हम जब आद्य ऐतिहासिक काल की बात करते हैं तो आद्य ऐतिहासिक काल में जो कालीबंगा है वो आ जाती है। क्यों? क्योंकि सिंधु सभ्यता है वो आद्य ऐतिहासिक है और जो कालीबंगा है वो सैंधवपुरा स्थल है, सैंधव कालीन में आता है, इसलिए आद्य ऐतिहासिक काल है जो है कालीबंगा राजस्थान के संदर्भ में, जो हनुमानगढ़ जिले में है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है मित्रों कालीबंगा। और ताम्र पाषाणीन जो संस्कृति है उसमें आहड़ है, गणेश्वर है और आपको पता है बालाथल है, ये सब ताम्र पाषाण काल के हैं। तो पहले तांबे की जानकारी हुई, फिर कांसे की जानकारी हुई और कांसा सिंधु सभ्यता का है, लोहा उसके भी बाद का है। लोहा तो हमारे राजस्थान में भी लोह काल, जैसे नोह स्थान है भरतपुर में नोह स्थान है, वहां से हमें लोहकालीन कुछ जानकारी मिली है और कुछ बैराट से भी हमें प्राप्त होते हैं। तो जब तक हम इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, अर्थात मानव जो सभ्यता है, मानव ने जो विकास किया है, मानव ने अपनी आवश्यकताओं के लिए जिन चीजों को काम में लिया, पहले वो पत्थर को ले रहा है, फिर वो तांबे को ले रहा है, फिर वो कांसे को ले रहा है, फिर वो लोहे से परिचित हो रहा है। अब यहां हम साइंस और जो टेक्नोलॉजी अर्थात विज्ञान और तकनीक है उसके विकास को भी तो देख सकते हैं। अर्थात मिश्र धातु है, कांसा मिश्र धातु है, तो मिश्र धातु जो है इसका मतलब मेटलर्जी का भी ज्ञान है। प्रश्न घुमा के किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, तो कॉन्सेप्ट के बाद में मित्रों हम जवाब दे सकते हैं, तो इन पर भी प्रश्न बन सकते हैं मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कछवाहा शासक ने 3 मुगल बादशाहों की सेवा की? आप गंभीरता से प्रश्न पढ़ें। कछवाहा आमेर के शासक हुए, इनमें से कौन सा ऐसा शासक है जिसने 3 मुगल बादशाहों की सेवा की? सवाई जयसिंह, मान सिंह, भारमल, मिर्जा राजा जयसिंह। तो मित्रों हम देखते हैं इसको सही जो उत्तर है इसका वो तो है मिर्जा राजा जयसिंह। अब ये क्यों है ये हम समझते हैं। सवाई जयसिंह जी 1700 से 1743, ये मित्रों इसकी शासन अवधि है, जन्म और मृत्यु से ना ले। 1700 से 1743। मान सिंह जी 1562 से 1614 और 1547 से 1573 तक भारमल
और 1621 से 1667 तक मिर्जा राजा जयसिंह। आपको मालूम है कि जो मानसिंह है ये मुगल काल में भंवर के रूप में, कुंवर के रूप में और ठाकुर अर्थात राजा के रूप में ये अपनी सेवाएं दे चुका है। भंवर का मतलब जब दादा जीवित हों, कुंवर का मतलब जब पिता जीवित हों, और जब दादा और पिता दोनों ही नहीं होते तब उसे हम ठाकुर साहब कहते हैं। तो इस तरह से मित्रों जो है मानसिंह जी हैं, और मानसिंह जी 1562 में मुलाकात होती है भारमल की किससे, अकबर से मुलाकात होती है, सांगानेर में मुलाकात हो रही है, और उसी समय जो है भारमल और उनका पुत्र भगवंत दास और भगवंत दास के पुत्र मानसिंह मुगल सेवा में चले जाते हैं। और आपको मालूम है कि मुगल जो शासक अकबर है उसके नवरत्नों में मानसिंह है, और सबसे उच्च मनसब दिया जा रहा है 7000 का। जब जो है मेवाड़ जो हल्दी घाटी है, हल्दी घाटी का जब युद्ध होता है तो समझाइश के लिए जो है मानसिंह को भी भेजा जा रहा है, और अकबर की सेना का नेतृत्व भी मानसिंह कर रहे हैं। तो बहुत महती भूमिका रही है। बंगाल को लेकर के 3 बार जो है इन्हें सूबेदार बनाया गया। तो बंगाल का 3 बार सूबेदार बनाने वाला है जो कछवा शासक कौन है, मानसिंह है। तो कई तरह से जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मित्रों मिर्जा राजा जो जयसिंह है, तो आप देखिए अलग अलग रोल है। सबसे पहले बेटी विवाह किसने किया, भारमल, भारमल है। मित्रों सवाई जयसिंह जयपुर के संस्थापक हैं, जो 1727 में जयपुर विद्याधर जो यहाँ के जो है योजनाकार हैं विद्याधर, और जयसिंह यहाँ के संस्थापक हैं। जयसिंह जो हैं उन्होंने, आपको पता है कि अंतिम ऐसे शासक हैं जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन भी करवाया। बहुत सारी इनकी जो है उपलब्धियां हैं, बहुत सारे प्रश्न इनमें से बन सकते हैं। अब खास जो समझने की बात है मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह का समय है 1621 से और जो है 1667। तो मित्रों मिर्जा राजा जो जयसिंह है 1605 में जो है अकबर की मृत्यु हो रही है। उसके बाद में जहांगीर आ रहे हैं और शाहजहां आ रहे हैं 1656 में, और जहां शाहजहां के बाद में कौन आते हैं, औरंगजेब आते हैं। औरंगजेब आते हैं तो 1667 में हो रही है, राइट। अब जो मिर्जा राजा जयसिंह हैं, आपको पता होगा जो है पुरंदर की संधि होती है, उसमें जो भूमिका निभा रहे हैं, कौन निभा रहे हैं, मिर्जा राजा जयसिंह निभा रहे हैं। तो 1621 अर्थात जहांगीर का भी समय रहा, शाहजहां का भी समय रहा, और औरंगजेब का भी समय रहा। अगर हमें ये क्रम मालूम है तो हम ये ऐसे प्रश्नों के जवाब दे पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं दे पाएंगे। तो आप रटें नहीं, आप समझें, और समझने से अपने आपको जो है भारतीय इतिहास में जो मुगल शासक हुए उनका क्रम पता होना चाहिए। फिर कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिन्होंने अपनी सेवाएं दी, अर्थात राजपूत और मुगलों का जो संबंध है उससे निश्चित प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन उन प्रश्नों के जवाब हम तभी दे पाएंगे जब हमारे कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होगी। नहीं तो हम क्या, अगर फैक्ट्स को पढ़ेंगे तो हम जवाब नहीं दे पाएंगे। गहराई से कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मिर्जा राजा की जो उपाधि है वो शाहजहां के द्वारा दी जा रही है, किसको, जयसिंह को। और बिहारी जो कवि है वो बिहारी कवि इन्हीं के दरबारी हैं, मिर्जा राजा जयसिंह के। तो बहुत सारे मित्रों इसमें फैक्ट्स बनते हैं। अगला हम देखते हैं 12 कोटड़ी नामक सामंती व्यवस्था का संबंध किस राज्य से है। चूंकि राजस्थान के संदर्भ में जब हम देखते हैं भारतीय इतिहास को, तो 8वीं शताब्दी से जो 12वीं शताब्दी तक का काल है इसे हम राजपूत काल के नाम से जानते हैं, या सामंतवाद युग के नाम से भी जानते हैं। तो मित्रों यहां सामंती व्यवस्था की बात हो रही है। तो जो राजा के विशेष जो वर्ग होता था, राजा के बाद में जो दूसरा विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग होता था, उसे कुछ रियायतें, कुछ सुविधाएं, कुछ विशेष प्रकार का सम्मान दिया जाता था, जो सामंत है। तो यहां 12 कोटड़ी, तो 12 कोटड़ी का जो संबंध है वो किससे है, बीकानेर राज्य से है, आमेर से है, मारवाड़ से है, मेवाड़ से है। तो सही उत्तर है आमेर राज्य। आपको पता होगा पृथ्वीराज एक शासक हुए कछवा वंश के। तो जो 1527 में खानवा का युद्ध हुआ उसमें राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था वो। तो राणा सांगा की ओर से पृथ्वीराज कछवा ने अपनी सेना भेजी थी। तो उस
पृथ्वीराज कछवाहा के 12 पुत्र जो हुए, उन 12 पुत्रों में जो आमेर का राज्य विभाजित किया और अलग अलग जो है खाप बन गई उनकी, तो वो क्या कहलाए? 12 कोटड़ी इस तरह से कहलाए मित्रों। तो 12 कोटड़ी का संबंध किससे हुआ? जो है आमेर से हुआ। अब इसमें हम बीकानेर के बारे में भी देख लेते हैं। बीकानेर में राव है, राव बीका के वंशज हैं और स्थानीय परदेशी, अर्थात जो राव प्रमुख वहां के राव होते थे, और राव वंश में भी उनका एक राजा हुआ है बीका, उसके वंशज स्थानीय परदेशी अधीनस्थ सामंत। इसका मतलब जो राव शासक हैं वहां के, बीकानेर के जो शासक हैं, उनसे पहले वहां के मूल जो लोग थे, अर्थात बीकानेर में जो लोग रहते थे, उन्हें हम स्थानीय परदेशी अधीनस्थ सामंत कहते थे। वो थे भाटी और सांकला। तो 3 प्रकार के जो सामंत है वो किसके अंदर थे? बीकानेर के अंदर थे। राव बीका के वंशज और वहां के मूल निवासी, अर्थात राव जो वंश था, राठौर जो वहां गए बीकानेर में, उनके पहले जो मूल लोग वहां रहते थे, वहां के जो बासिंदे थे, उन्हें भी जो है सामंत बनाया जाता था। तो इस प्रकार से 3 कैटेगरी बीकानेर की हैं। मारवाड़ में राजबी है, मुत्सदी है, सरदार है और गनायत है। राजबी, राज परिवार के जो लोग होते थे उन्हें राजबी कहते थे, और जो प्रमुख दरबारी होते थे उन्हें मुत्सदी कहते थे। पितृ परंपरागत सामंत, अर्थात जैसे राज परिवार में या प्रमुख दरबारी जो होते थे, उन प्रमुख दरबारियों के जो पुत्र होते थे वो पितृ परंपरा में, मतलब जो सामंती व्यवस्था है, ये जागीरदारी व्यवस्था एक तरह से वंशानुगत थी, तो उस पितृ परंपरा में गनायत मतलब पितृ परंपरागत जो सामंत है। इसके अलावा बाहर से आए हुए कुछ लोग ऐसे होते थे जो बाहर से आए हुए होते थे, विशेष प्रकार की उनमें दक्षता होती थी, विशेष हुनर होता था, तो राजा उन्हें भी सामंत का दर्जा दे सकता था। आप देखिए अकबर के दरबार में जो है बीरबल भी वहां मनसब उनको प्राप्त है, मानसिंह को भी मनसब प्राप्त है। तो इसी प्रकार से जागीरदार किसी भी राजा सेवा से प्रभावित होता था या उसके हुनर या कौशल को देख के भी उसे वो जो है उपहार में, दान में जो है एक जमीन का टुकड़ा देता था, उसे विशेष अधिकार मिल जाते थे। तो इस प्रकार से गनायत, सरदार, मुत्सदी और राजबी का संबंध किससे है? मारवाड़ से है मित्रों। और मेवाड़ में 16 है, 32 और गोल, ये 3 प्रकार के प्रमुख जो मतलब 16 का मतलब 16 सामंतों की कोटि रही है। सामंत 16 प्रकार के हैं पहले, उसके बाद 32 प्रकार दूसरा, ये दूसरे स्तर के। गोल बैठने की स्थिति के अनुसार है, जो राजा के दाएं बाएं जो बैठते थे, अलग अलग उनकी जो बैठने की स्थिति होती थी उसके अनुसार ये है। तो 16, 32 और गोल जो सामंतों की कैटेगरी है वो मेवाड़ की है, और राजबी, मुत्सदी, सरदार, गनायत किसकी है? मारवाड़ की है मित्रों। इनके संदर्भ में भी जो है परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते रहे, पटवारी में पहले भी पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्नांकित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है? तो गुर्जर जो प्रतिहार वंश है, गुर्जर प्रतिहार वंश, चूंकि हम भारत के संदर्भ में जब देखते हैं तो हर्षवर्धन की मृत्यु होती है 647 ईस्वी में। 647 ईस्वी में जब हर्षवर्धन की मृत्यु होती है, उसके बाद में जो है क्षेत्रीय राज्यों का प्रादुर्भाव हो रहा है। तो इधर गुर्जर प्रतिहार हैं, और कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार, पालवंशी जो है बंगाल के हैं, और राष्ट्रकूट महाराष्ट्र के। इन तीनों में संघर्ष होता है। लेकिन जो गुर्जर प्रतिहार जाते हैं वो राजस्थान से जाते हैं। तो आपको पता है जालौर में जो गुर्जर प्रतिहारों का भीनमाल और यहाँ कई जो शाखाएं रही हैं गुर्जर प्रतिहारों की, उन्हें बहुत प्रतापी कहा है। तो किस जो है विदेशी यात्री ने कहा है, अर्थात जिस जो विदेशी यात्री जिस काल में आया है, तो इसका मतलब हमें कालक्रम पता होना चाहिए। अलबरूनी है, इब्न बतूता है, सुलेमान है, अब्दुल रज्जाक है। तो मित्रों जो इसका सही उत्तर है वो तो है सुलेमान। अब ये क्यों है हम देखते हैं, जो है व्याख्या में देखते हैं। देखो अलबरूनी जो किसके समय में आया है? महमूद गजनबी के समय। और महमूद गजनबी जो भारत पर आक्रमण कर रहा है, वह जो समय है 1000 से 1030 तक जो है लगातार आक्रमण, 998 के बाद में ये बन गया है, फिर 1000 से ये जो है आक्रमण करने लग गया है, राइट। तो महमूद गजनबी के समकालीन है अलबरूनी, तहकीकाते हिंद, किताबुल हिंद जिसको कहते हैं। और मित्रों जो है संस्कृत निष्ठ व्यक्ति है, भारत के दर्शन के बारे में, विज्ञान के बारे में संस्कृत लिखने वाला पहला मुस्लिम
जो है लेखक माना जा रहे हैं अल-बरूनी, इंटेलिजेंट हैं, बुद्धिमान व्यक्ति हैं अल-बरूनी, तो ये महमूद गजनवी के समय जो है आए हैं। और जो इब्न बतूता है, इब्न बतूता मोरक्को अर्थात अफ्रीका के रहने वाले हैं। मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे हम जो है पागल बादशाह भी कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, तो जिसने कई निर्णय लिए, देवगिरी से दिल्ली से देवगिरी राजधानी ट्रांसफर की, टका जो है उसने मुद्रा चलवा दी थी, और इसके अलावा मित्रों जो है उस सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी करवाया है, और दोआब में कर वृद्धि भी करवा दी, और जिसके कारण फिर दोबारा से उसने दौलताबाद से देवगिरी दिल्ली अपनी राजधानी को जो है परिवर्तित कर दिया। काफी उससे खामियाजा हुआ। तो इब्न बतूता से हमें जानकारी मिल रही है। इब्न बतूता की एक पुस्तक भी है, रेहला इब्न बतूता की, और वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय। मित्रों जो सुलेमान है वो मिहिरभोज, और मिहिरभोज अर्थात जो 10वीं शताब्दी है, 9 से समथिंग है, 9 मतलब प्रारंभिक 10वीं शताब्दी का प्रारंभ है। और उस समय जो खास करके राजस्थान में जो प्रतिहार वंश है उनका पराभव शुरू हो रहा है। जब पराभव शुरू हो गया तो उस समय कौन आए, जो है सुलेमान आए। सुलेमान जब उस समय आए तो निश्चित रूप से सुलेमान देंगे, क्योंकि ये कालक्रम ही नहीं बैठता है। अल-बरूनी, इब्न बतूता और देवराज द्वितीय जो है आपको पता है विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य में देवराज द्वितीय बहुत जो है प्रतापी सम्राट हुए। उनके समय अब्दुल रज्जाक आए हैं। अब्दुल रज्जाक साहब ने वहां की आर्थिक स्थिति का विवेचन किया है। इसका मतलब हमें कालक्रम पता होना चाहिए, तब जाकर के हम ऐसे प्रश्नों का जो है उत्तर दे पाते हैं। डरने की बात नहीं है। आप सारे जो यात्री आए हुए हैं उन यात्रियों का कालक्रम देख लें, किस के समय में आए और उन्होंने क्या खास बात कही है। इजीली जो है ऐसे प्रश्न सॉल्व हो सकते हैं। मित्रों अगला हम प्रश्न देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? एजेंट टू द गवर्नर जनरल। तो मित्रों फैक्चुअल प्रश्न है। 1857 की जो क्रांति है, चूंकि आपको पता है कि 1818 में संधियां हो जाती हैं, देसी जो रियासतें हैं वो अंग्रेजों के अधीन चली जाती हैं, संधियां हो जाती हैं। 1818 की संधि जब होती है, राजस्थान में तो सिरोही से लास्ट में संधि हो रही है, 1823 में हो रही है। तो उसके बाद में मित्रों सीधा जो गवर्नर जनरल है, उस गवर्नर जनरल के बाद में एक उनका एजेंट होता था, गवर्नर जनरल का डायरेक्ट उसके अधीन, मतलब अंग्रेजों के अधीन नहीं था। तो जो उनका एजेंट होता था उसके माध्यम से उस क्षेत्र के शासन संचालन को चलाते थे। तो इस तरह से जो एजीजी होता था, फिर पॉलिटिकल एजेंट होता था। तो यहां जो पूरा राजस्थान है, इसका जो एजीजी था उसमें देखते हैं मेजर सावर्स है, मैकमोसन है, पार्मस्टन है, पैट्रिक लॉरेंस है। तो जो एजीजी हैं वो तो हैं पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस जो पहले जो है ये एजेंट थे, रेजिडेंट थे, लेकिन उसके बाद में इनको क्या बना दिया गया था? एजीजी बना दिया गया था। यहाँ के जो एजीजी थे उन्हें अवध जाना पड़ा। तो कार्यवाहक एजीजी 1857 के समय कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस। मेजर जो सावर्स है मित्रों, इनका संबंध मेवाड़ से है, मेवाड़ से है, और ये मेवाड़ के जो है रेजिडेंट थे। मैकमोसन साहब का आपको पता है ही। मैकमोसन साहब जो जोधपुर में आपको पता है कि जोधपुर के जो है रेजिडेंट थे, ये अंग्रेजों के पॉलिटिकल एजेंट थे ये। और पॉलिटिकल एजेंट मेजर सावर्स कहां के थे? मेवाड़ के थे। तो मैकमोसन आउवा में क्रांति होती है। आउवा में जब क्रांति होती है तो उसको दबाने के लिए वहां से मैकमोसन साहब जाते हैं, और बिथौड़ाकार चेलावास का 2 युद्ध होते हैं। तो चेलावास के युद्ध के समय मैकमोसन साहब की जो है सिर को काट दिया जाता है और उस किले पर टांग दिया जाता है, वहां जो ठाकुर कुशाल सिंह है। तो इस तरह आउवा क्रांति संबंध मैकमोसन जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। मित्रों पार्मस्टन उस समय जो है प्रधानमंत्री थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पार्मस्टन थे। यह भी परीक्षाओं में कई बार पूछ लिया जाता है। मेजर सावर्स का संबंध मेवाड़ से है, और पैट्रिक लॉरेंस साहब यहाँ के एजीजी हैं। पिछली बार एक प्रश्न पूछा गया था, एक कथन पूछा गया था जो पटवार की परीक्षा में ही, जो मेजर सावर्स से ही है। तात्या टोपे का नाम आपने सुना होगा। तात्या टोपे, जिन्हें रामचंद्र पांडुरंग भी कहते हैं, बचपन का नाम उनका रामचंद्र पांडुरंग है। मित्रों उनका मुख्यतः जो जन्म होता है वो तो महाराष्ट्र में होता है। वहां से फिर वो नाना साहब के पास चले जाते हैं, नाना साहब के पास से फिर वो जो है झांसी आ जाते हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है, ग्वालियर के जो सिंधिया हैं उनके साथ आ जाते हैं। वहां से फिर वो राजस्थान की ओर जो है प्रवेश कर रहे हैं। मित्रों तो उन्हें फांसी दी जा रही है। 1858 में उन्हें फांसी जब मिली है तो
कि जो फांसी है और उनको फांसी दिलाने में काफी जो भूमिका रही है, अर्थात जो उनको पकड़ने में जो भूमिका रही, उनका जो पीछा किया वो मेजर सावर्स साहब ने कहा। लेकिन फांसी के बाद में मेजर सावर्स ने अपनी पुस्तक में लिखा, और वो ये लिखा कि जो इतिहास है, इतिहास में तात्या टोपे की जो फांसी है उसके लिए ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा, ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा। अर्थात इतिहास में जो तात्या टोपे को ब्रिटिश सरकार द्वारा जो फांसी दी गई है, किसको, तात्या टोपे को, उसे एक अपराध समझा जाएगा। और आने वाली पीढ़ियां ये पूछेंगी कि इसकी स्वीकृति किसने की और इसकी पुष्टि किसने की, क्योंकि वह राजद्रोह के आरोप में उन्हें फांसी दी गई थी। राजद्रोह इसलिए नहीं था कि वो जहां के निवासी थे वो सीधे अंग्रेजों के नियंत्रण में नहीं था, इसलिए राजद्रोह उन पर लागू होता ही नहीं है। तो मित्रों, ये महत्वपूर्ण वाक्य है किसका, मेजर सावर्स के लिए। लेकिन चूंकि वो पॉलिटिकल एजेंट थे, इसलिए हमें तारीफ करनी चाहिए कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों का अगर कोई योगदान होता है तो उसे हाईलाइट करते हैं। तो यह कथन पटवारी की एग्जाम में पिछली बार एज इट इज पूछा गया है, और आरपी व्यास जो वृद्ध राजस्थान का वृद्ध इतिहास है, सेकंड जो वॉल्यूम है, हिंदी ग्रंथ अकादमी से निकला है, उसमें डायरेक्ट जो है कोटेशन दिया हुआ है मेजर सावर्स का। तो इस तरह से मित्रों महत्वपूर्ण प्रश्न 1857 की क्रांति से संबंधित जो आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला हम देखते हैं, शेखावाटी में ग्राम कटराथल में अप्रैल 1934 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलनों में भाग लिया। कटराथल जो सीकर जिले के अंतर्गत है। आपको मालूम है शेखावाटी में जो जाट आंदोलन हुए हैं, जो है इनका संबंध ठाकुर देशराज है, और ठाकुर देशराज कहां के, भरतपुर के। ये भी अभी परीक्षा में पूछा गया है। तो वहां जो एकजुटता का भाव विकसित किया, अर्थात जो शेखावाटी में जाट आंदोलन जो हो रहे हैं, किसान आंदोलन जो हो रहे हैं, उन्हें जो चेतना मिल रही है, उनका जो नेतृत्व कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं, ठाकुर देशराज। और इसी की प्रेरणा से आप देखिए कि महिलाएं भी पीछे नहीं है। और वहां एक महिला है जो किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रही है, रतन शास्त्री, अमृता देवी, किशोरी देवी, कालीबाई। तो जो सही उत्तर है मित्रों वह तो किशोरी देवी है। बाकी जो रतन शास्त्री है, अमृता देवी है और कालीबाई है, इसके संदर्भ में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। रतन शास्त्री आपको पता है राजस्थान के प्रथम मनोनीत जो मुख्यमंत्री थे, जो है श्री हीरालाल शास्त्री जी। हीरालाल शास्त्री जी की ये धर्म पत्नी है, और 12 वर्ष की आयु में इनकी पुत्री का देहांत हो जाता है, शांताबाई का। तो ये जीवन कुटीर नाम से एक शिक्षण संस्थान चलाते हैं, जो 1935 में बनस्थली विद्यापीठ के रूप में जानी जाती है। तो मित्रों, इनकी बराबर कंधे से कंधा मिलाकर के इन्होंने काम किया है। किन के साथ में काम किया है, जो है हीरालाल शास्त्री के साथ में। चूंकि महिलाओं का योगदान भी राजस्थान के संदर्भ में है और उसमें से प्रश्न पूछे जाते रहे। किशोरी देवी का है ही मित्रों। कालीबाई आपको पता है एक रास्तापाल कांड है, 1947 में रास्तापाल कांड। रास्तापाल कांड जो हुआ, वहां एक पाठशाला चलती थी, और पाठशाला चलती थी, और उसमें जो है नान भाई खाट जो क्या थे, संचालक थे। नान भाई खाट कौन थे, संचालक। नाना भाई खाट उसके कौन थे, संचालक खाट। और सेंगा भाई, सेंगा भाई जो कौन थे, वहां शिक्षक। और विद्यार्थी के रूप में कौन थी, कालीबाई। तो मित्रों, जो लक्ष्मण सिंह महारावल वहां के उस समय शासक थे, जो है कहां के, डूंगरपुर के, तो वो पक्ष में नहीं थे भाई जन चेतना आए, स्कूल चले। तो कुछ समय नाना भाई खाट से मना किया, लेकिन वो नहीं माने, तो उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में सेंगा भाई वो चलाते रहे, किसको, जो है उस पाठशाला को चलाते रहे। फिर अंग्रेज सैनिक वहां जाते हैं और सेंगा भाई खाट को एक जो ट्रक है उसके पीछे बांध देते हैं, घसीट कर जब वो ले जाते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जो कालीबाई है, 13 वर्ष की लड़की है, उसको जब पता चलता है तो वो अपना हसिया, जो दराती कहते हैं, वो लेके जाती है और उसको काट देती है, लेकिन बाद में वो शहीद हो जाती है। तो उसकी शहादत के लिए कालीबाई का मित्रों महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो रास्तापाल कांड जो डूंगरपुर से संबंध है, रास्तापाल वहां गांव है जहां ये सब घटना घटित हुई थी। तो इसके बारे में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला हम देखते हैं मित्रों अमृता देवी। तो अमृता देवी आपको मालूम है कि जोधपुर में जो खेजड़ी वृक्ष है उसको बचाने के लिए इन्होंने अपनी शहादत दी, और जो है 363 जो महिला हैं
वो भी इनके साथ में शहीद हो गई, इनकी 2 पुत्रियां भी हो गई। तो अमृता देवी जो है इनका संबंध खेजड़ी जोधपुर से है, तो खेजड़ी का वहां पर मेला भाद्रपद माह में मेला भी लगता है। तो मित्रों इस तरह से जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला देखते हैं, राजस्थान में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ठिकाना नहीं था। 19 जो है रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। तो अब आपको पता होना चाहिए 3 ठिकाने कौन से हैं, और 3 अगर आपको पता है तो आप चौथी को अपने आप देख सकते हो। तो ये स्पष्ट है, शाहपुरा, कुशलगढ़, लावा, नीमराणा। तो ये 3 ठिकाने हैं और शाहपुरा रियासत थी जो भीलवाड़ा के अंदर है। तो सही उत्तर तो क्या है, शाहपुरा। अब खास बात यह है कि इसमें से प्रश्न जो बनता है, जो नीमराणा है, नीमराणा किस जिले में है? तो नीमराणा अलवर के अंदर है। कहां है? अलवर में। जब मत संघ बनता है मित्रों, जो 18 मार्च 1948 को, कहीं ये 17 मार्च भी जो है मिलती है और कहीं ये 18 मार्च 1948 भी मिलता है। मत संघ जो है अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर है और करौली है, इनको जो है मिलाया जाता है। शोभाराम कुमावत प्रधानमंत्री बनते हैं। तो इस तरह से मित्रों वहां जो है नीमराणा का भी, उस समय नीमराणा ठिकाने का भी विलय हो रहा है। और जो लावा, कुशलगढ़ और जो शाहपुरा रियासत है, जब पूर्व राजस्थान बनता है, उस पूर्व राजस्थान के समय जो है इनका विलय हो जाता है। तो ये दूसरा चरण है और वो प्रथम चरण है। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनका किस चरण में विलय हुआ। तो प्रथम चरण में नीमराणा का होता है और जो दूसरा चरण है राजस्थान के एकीकरण का, उसमें जो है कुशलगढ़ और लावा का होता है। लावा जो है टोंक जिले के अंतर्गत है और जो कुशलगढ़ है वो कहां है मित्रों? कुशलगढ़ है बांसवाड़ा। तो ये इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अब आप देखिए, एक प्रश्न में से कई तरह के प्रश्न निकल सकते हैं। अगला हम देखते हैं मित्रों, बिजौलिया एवं बेंगू किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किसने किया? नारायणी देवी वर्मा, अंजना देवी चौधरी, नगेंद्र बाला, जानकी देवी बजाज। तो मित्रों चारों ही जो है महत्वपूर्ण ऐतिहासिक व्यक्तित्व में हैं और चारों का कहीं न कहीं राजस्थान में कंट्रीब्यूशन रहा है। यहां पूछा जा रहा है बिजौलिया और बेंगू, अर्थात नारायणी देवी जो वर्मा है, बिजौलिया से संबंध रहा है, माणिकलाल वर्मा साहब की धर्म पत्नी है, लेकिन बेंगू से नहीं है। बेंगू और बिजौलिया और जो बूंदी है, इन तीनों में जो संबंध है वो किसका है? सही है, अंजना देवी चौधरी, जो रामनारायण चौधरी जी की धर्म पत्नी है। मित्रों इनसे संदर्भ में और भी जो है प्रश्न बन सकते हैं। नारायणी देवी जो वर्मा है, इनका जो संबंध है माणिकलाल वर्मा साहब से है, तो मैं थोड़ा और विस्तार से इनको बताऊंगा। नगेंद्र बालाजी जो बाला हैं, ये पौत्री हैं केसरी सिंह बारेहट साहब की। जानकी देवी बजाज हैं जो जमनालाल बजाज साहब हैं, उनकी धर्म पत्नी है। तो इसमें देखिएगा मित्रों, नारायणी देवी वर्मा जिनका जन्म सिंगरौली मध्य प्रदेश में होता है, माणिकलाल वर्मा साहब की धर्म पत्नी है और ये बिजौलिया आंदोलन में भी अपनी भूमिका निभाते हैं। खास बात यह है कि ये 1970 से 1976 तक राज्यसभा की सदस्य चुनी जाती हैं नारायणी देवी वर्मा, जो परीक्षा में पहले पूछा जा चुका है। तो मित्रों ये इसमें महत्वपूर्ण जो है फैक्ट है। अंजना देवी रामनारायण चौधरी जी की धर्मपत्नी है और 1930 में जो नमक सत्याग्रह हो रहा है, उस नमक सत्याग्रह के दौरान मित्रों आपको पता है नमक बनाया गया था, नमक पर टैक्स लगा दिया। तो दांडी मार्च यात्रा करते हैं गांधी जी, तो वो राजस्थान ही नहीं पूरे भारत के अनेक क्षेत्रों में जो है वो आंदोलन चल रहा है, तो वहां ये कारावास जाती हैं। और राजस्थान में जो स्वतंत्रता संघर्ष हो रहा है उसमें कारावास जाने वाली प्रथम महिला का सम्मान जो है अंजना देवी को जाता है। तो उस स्वतंत्रता संग्राम में कारावास जाने वाली प्रथम राजस्थान की महिला कौन है? इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। वो हैं श्रीमती अंजना देवी जी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हो जाती हैं। नागेंद्र बालाजी जो केसरी सिंह बारेहट साहब हैं, आपको पता है पूरा परिवार ही इनका स्वतंत्रता आंदोलन के यज्ञ में अपने जीवन की आहुति देता है। मित्रों तो जोरावर सिंह बारेहट हैं, प्रताप सिंह बारेहट हैं जो इनके पुत्र हैं। कई बार कई जगह हमने इनकी चर्चा की है। केसरी सिंह बारेहट चेतावनी रो चुंगटियो जिनका ग्रंथ है, प्रताप चरित्र रूठी रानी
और दुर्गादास चरित्र, ये इनके ग्रंथ हैं। केसरी सिंह बारेहट से साहेबपुरा साधु प्यारेलाल का जो कांड है उनका संबंध भी केसरी सिंह बारेहट से पटवारी की परीक्षा में पूछा जा चुका है। अर्थात जब क्रांतिकारियों के लिए पैसे की जरूरत होती थी तो साधु प्यारेलाल जो साधु हैं वो कहाँ के थे, जोधपुर के थे, महंत थे, तो उस पर जो है धन एकत्रित करने के लिए, हालांकि ये बाद में सिद्ध नहीं हो पाया था और इनको जेल हो जाती है, हजारीबाग वहां चले जाते हैं बिहार, फिर वर्धा में जाके इनकी मृत्यु। तो इनके घर में पैदा होती हैं, इनकी ये पौत्री हैं और ये प्रथम जिला प्रमुख बनती हैं, मतलब पहली महिला जिला प्रमुख देश की ये बनती हैं, कोटा में इनका। और हाल ही में कुछ समय पहले इनका निधन हो चुका है जो है नगेंद्र बालाजी का। 2 बार ये विधानसभा की सदस्य भी रही हैं। तो इस प्रकार से मित्रों ये महत्वपूर्ण है। जानकी देवी बजाज राजस्थान की पहली महिला पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली। 1957 पद्म विभूषण अर्थात जो भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो तो है भारत रत्न, और उसके बाद में सेकंड स्तर का जो नागरिक सम्मान होता है वो पद्म विभूषण होता है, फिर तीसरे नंबर पर पद्म भूषण होता है, फिर चौथे नंबर पर पद्मश्री होता है। तो पद्म विभूषण जो द्वितीय नंबर का नागरिक सम्मान है उससे सबसे पहले इन्हें मिलता है मित्रों। लेकिन कई बार प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि प्रथम राजस्थानी कौन है, तो घनश्याम दास बिरला। इनका चूंकि जो संबंध है वो मध्य प्रदेश से, ये जो मूलतः इनका जन्म हुआ है वो मध्य प्रदेश से, चूंकि यहाँ ये ब्याही गई थी कहाँ, राजस्थान में, जो जमनालाल बजाज साहब है उनकी पत्नी है। तो जो उल्लेख वहां पद्म विभूषण की जो लिस्ट आ रही है वहां जो स्टेट दिया जा रहा है वो मध्य प्रदेश दिया जा रहा है, चूंकि उनकी पत्नी है। तो राजस्थान के संदर्भ में जब इनका विवाह हो जाता है तब हम इस रूप में देखते हैं कि जो है जानकी देवी बजाज और जो जमनालाल बजाज साहब है उन्हें गांधी जी का 5वां पुत्र भी हम कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं गांधीवादी जितने भी आंदोलन है उनको वो आगे बढ़ाते हैं, पैसे की मदद करते हैं, और जो हरिभाऊ उपाध्याय हैं उन्हें वो यहाँ आमंत्रित करते हैं। गांधीवादी विचार को आगे बढ़ाने के लिए संस्था साहित्य मंडल से शिक्षक सेवा सदन इनकी स्थापना कौन कर रहे हैं, जो हरिभाऊ उपाध्याय कर रहे हैं, जो त्याग भूमि पत्र के प्रकाशक हैं। 1927 में त्याग भूमि जिन्होंने निकाला, तो वह भी परीक्षा में पूछा जा चुका है मित्रों। तो जानकी देवी बजाज का भी इस तरह से कंट्रीब्यूशन रहा है, इस तरह से इन पर भी जो है प्रश्न बन सकते हैं। अगला हम देखते हैं नागौर किस सूफी संत की दरगाह के लिए प्रसिद्ध है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, हमीदुद्दीन, ख्वाजा सलीम चिश्ती। तो इसका सही उत्तर तो हमीदुद्दीन नागौरी है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आप सब जानते हैं अजमेर में है, निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में है, और ख्वाजा सलीम चिश्ती का संबंध कहां से है, इनका संबंध है जो है फतेहपुर सीकरी जो आगरा में है। मित्रों निजामुद्दीन औलिया और ये सलीम चिश्ती साहब जब जियारत करने के लिए जाते हैं, कौन, अकबर जो है कहाँ की, अजमेर की, तो वो एक कामना करते हैं पुत्र के लिए, उन्हें पुत्र प्राप्त होता है और वो जो है सलीम नाम रख देते हैं जो जहांगीर है। मित्रों तारकीन का जो उर्स लगता है वो नागौर में लगता है। निजामुद्दीन औलिया के जो शिष्य हैं वो कौन है, अमीर खुसरो हैं। निजामुद्दीन औलिया के संदर्भ में कहते हैं कि जो गयासुद्दीन तुगलक है वो इनसे नाराज थे, और गयासुद्दीन तुगलक का जो पुत्र है वो था मोहम्मद बिन तुगलक के इनके शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया साहब के, तो वो इन्हें पसंद करते थे। तो बाद में जब निजामुद्दीन जो औलिया है, चूंकि घटना होती है कि वो काफी धन जीत के लाए थे दक्षिण से, कौन, मोहम्मद बिन तुगलक, तो उनके मन में आ गया था कि अब मैं सुल्तान बनूं, तो अपने जो पिता गयासुद्दीन तुगलक को उन्होंने बुलाया अफगानपुर में, और वहां फिर बाद में हत्या कर देते हैं। तो चेतावनी देते हैं जो है गयासुद्दीन तुगलक, कहते हैं कि मैं जब तक दिल्ली आता हूं आप छोड़ देना। किसके लिए कहते हैं, निजामुद्दीन औलिया के लिए। तो एक शब्द आता है हुजूर दिल्ली दूरस्त, अभी दिल्ली दूर है, कि मैं दिल्ली आऊं तब तक आप छोड़ देना। हुजूर दिल्ली दूरस्त, ये कौन बोल रहे हैं, निजामुद्दीन औलिया। किससे बोल रहे हैं, गयासुद्दीन तुगलक से। ये कथन कई बार पूछ लिया जाता है परीक्षा में घुमा फिरा करके, और वो होता यह कि उनकी उस अफगान महल में मृत्यु हो जाती है आग जल करके, वो पहुंच ही नहीं पाते हैं, कौन, गयासुद्दीन तुगलक। तो ये कथन है मित्रों इस तरह से, और नागौर से इसका संबंध है हमीदुद्दीन का। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला हम देखते हैं ऋग्वेद में निम्न में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का संकेत करता है। परुष्णी है, बितस्ता है, अस्किनी है, सुवास्तु है। तो मित्रों आप जब भौगोलिक स्थिति को पढ़ते हैं, वैदिक कालीन भौगोलिक स्थिति, तो सप्त सैंदव प्रदेश है, उस सप्त सैंदव नदियों में आती है परुष्णी है, अस्किनी है, बितस्ता है, लेकिन सुवास्तु नहीं है।
कोवा है, सुवास्तु है, ये अफगानिस्तान की। तो इसका सही जो उत्तर है वो तो क्या है, सुवास्तु। बेतस्ता जिसे हम क्या कहते हैं, झेलम कहते हैं, झेलम। अस्किनी इसे हम क्या कहते हैं, चिनाब कहते हैं। और पुरुषनी इसे हम क्या कहते हैं, राबी। अर्थात दास राज्य जो युद्ध हुआ है वो किस नदी के किनारे हुआ है, रावी नदी के किनारे। अर्थात जो भरत जन का राजा सुदास और जो 10 अन्य जो जन थे उनके मध्य जो युद्ध हुआ, दासराज्य युद्ध के नाम से जो है वैदिक साहित्य में हम पढ़ते हैं, वो रावी नदी और वह पुरुषनी नदी के नाम से। बेतस्ता जो झेलम है, आपको पता होगा कि जब सिकंदर आता है तो सिकंदर से जो पौरुष है, पौरस जो राजा है उसका युद्ध होता है, वो किसके किनारे हो रहा है, सिकंदर और पौरस के मध्य, वो बेतस्ता अर्थात झेलम नदी के किनारे होता है। और ये दासराज्य युद्ध है, रावी नदी के किनारे होता है दासराज्य। और इनके प्राचीन नाम भी पूछे जा सकते हैं। तो मित्रों इस तरह से भी पूछा। इसमें जो आर्य हैं, आर्यों का जो विस्तार क्षेत्र है, अर्थात एक कंसेप्चुअल प्रश्न है, फैक्चुअल नहीं है, किस ज्योग्राफी में, किस लोकेशन में आर्यों का प्रसार था, ये हमें पता होना चाहिए। अगला मित्रों हम देखते हैं किस शासक के शासनकाल में डायमेकस भारत आया, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन। तो मित्रों ये विदेशी यात्री है, डायमेकस एंटियोकस का जो है सीरिया का एंटियोकस राजा था उसका है। और ये किसके समय भारत आता है, जो है बिंदुसार के समय भारत आता है। मित्रों चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य जो साम्राज्य है इसका संस्थापक है। और इनके प्रधानमंत्री कौन है, चाणक्य हैं, कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक हैं, जिन्हें विष्णुगुप्त भी हम कह रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो आते हैं वो कौन आते हैं, मेगस्थनीज आते हैं, जो सेल्यूकस का राजदूत है। सेल्यूकस उत्तराधिकारी है, सिकंदर के बाद में उत्तराधिकारी कौन बनता है, सेल्यूकस। और सेल्यूकस का जो राजदूत है वो कौन है, मेगस्थनीज। और मेगस्थनीज लिखता है इंडिका, वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय है। अगर हम बात करें बिंदुसार की, तो बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है। और जो है आजीवक संप्रदाय का जो संरक्षण दिया वो भी बिंदुसार ने दिया। इसके अलावा मित्रों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिनके समय कौन आया, फाइयान आया। गुप्त काल में जो फाइयान, नवरत्न जो कालिदास, और इसके अलावा जो वररुचि है, क्षर्पणक है, कालिदास है, अमर सिंह है जो अमरकोश के लेखक हैं, धन्वंतरी हैं। तो ये मित्रों सब, बरामिहिर है वो चंद्रगुप्त के ही हैं। चंद्रगुप्त जिससे हम विक्रमादित्य की उपाधि, परम भागवत की उपाधि जिन्होंने धारण की है। तो मित्रों गुप्तकालीन का बहुत प्रतापी सम्राट चंद्रगुप्त। और गुप्तकालीन सिक्के आपको पता है नंगलाछेल स्थान है बयाना, वहां से हमें प्राप्त हुए। हर्षवर्धन जिन्होंने थानेश्वर से राजधानी कहां ट्रांसफर की, कन्नौज की। और हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में क्षेत्रीय शक्तियों का जो है प्रादुर्भाव हो रहा है, त्रिपक्षीय संघर्ष हो रहा है। और इनके समय में भी एक यात्री आया, चीनी यात्री, और वो कौन है, हुइनसांग। तो फाइयान चीनी यात्री, वो किसके समय आया, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय। उनकी एक रचना है फोक्यो की किनकी है, फाइयान की। और सीयू की एक ग्रंथ है, वो किनका है, हुइनसांग का है। और हुइनसांग किसके समय आए, हर्षवर्धन के समय आए। तो इस प्रकार से मित्रों ये कई फैक्ट्स हैं जो पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित में से किसे पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक माना जाता है, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, रामानंद। तो मित्रों इसमें जो सही उत्तर है पुष्टि मार्ग का, वो तो है वल्लभाचार्य जी। वल्लभाचार्य जी जो शुद्ध द्वैतवाद अर्थात भक्ति आंदोलन जब पढ़ते हैं तो भक्ति आंदोलन में दो विचारधाराएं, एक आचार्य परंपरा है, दूसरी संत परंपरा है। तो आचार्य परंपराओं में आपको पता है शंकराचार्य जी हैं जो अद्वैतवाद के जनक है, रामानुजाचार्य जी हैं जो विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य जी, और शंकराचार्य जी का संबंध किससे, अद्वैतवाद से। इसी तरह से वल्लभाचार्य जी का संबंध किससे है, शुद्ध अद्वैतवाद से। और पुष्टि मार्ग का मतलब समर्पण भाव। और एक प्रपत्ति मार्ग, प्रपत्ति मार्ग मतलब ईश्वर की शरण में जाना, और यहां ईश्वर के लिए समर्पित हो जाना पुष्टि मार्ग, और ईश्वर की शरणागति, दोनों का करीब करीब एक जैसा ही अर्थ है, समर्पण और उस ईश्वर की शरण में जाना, मार्ग पर जाना। तो प्रपत्ति मार्ग का संबंध रामानुजाचार्य जी से है, पुष्टि मार्ग का संबंध किससे, वल्लभाचार्य जी से। एक बार आरएएस में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। चैतन्य महाप्रभु जिसे गौरांग महाप्रभु भी कहते हैं, और कृष्ण के अनुयायी ने कृष्ण का अवतार कहते हैं, इनका संबंध नडियाद बंगाल से है मित्रों। खास करके ये राधा कृष्ण की भक्ति पर विशेष बल दे रहे हैं। तो गौरांग महाप्रभु अचिंत्य भेदाभेद, अचिंत्य भेदा भेद
अचिंत भेदाभेद का संबंध किससे है? चैतन्य महाप्रभु से है। तो यह भी पूछा जा सकता है मित्रों। भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक अगर पूछा जाता है तो रामानुजाचार्य जी हैं, जो भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक है। रामानंद जी जो दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर भक्ति को जो ले जाने वाले हैं, वो कौन है? रामानंद है। दूसरी एक और है कि सबसे पहले हिंदी में जो उपदेश दिए वो किन्होंने दिए? रामानंद ने दिए, हिंदी में उपदेश दिए इन्होंने। राम और सीता की जो है भक्ति पर ये बल देते हैं। सारी जो है सभी जातियों के, जैसा इनके संत हैं 12 जो संत हैं, जैसे कबीरदास जी भी इनके संत रहे, रामानंद जी के। तो मित्रों इस तरह से इन्होंने जो सामाजिक सद्भाव या समन्वय का वातावरण बनाया रामानंद जी ने। तो अनेक प्रश्न इलाहाबाद प्रयाग से इनका संबंध रहा है। अगला हम प्रश्न देखते हैं। 1567 ईस्वी में अकबर द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग कि घेराव के समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? मित्रों राणा सांगा, महाराणा कुंभा, महाराणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप। तो यहां देखिए, अगर हमको कालक्रम का भी पता है, ईस्वी का पता है, तो ये प्रश्न हम आसानी से कर सकते हैं। तो इसका उत्तर तो महाराणा उदय सिंह है, क्योंकि महाराणा जो उदय सिंह है वो उस समय के शासक हैं और उदय सिंह फिर बाद में उदयपुर की जो है स्थापना कर रहे हैं। और अकबर ने जब किया तो जयमल पत्ता का जो संबंध है वो भी इसी से है। किसे? जयमल पत्ता जो है वीर गति को प्राप्त होते हैं जब ये आक्रमण करता है। कौन? जो है अकबर चित्तौड़गढ़ पे। मित्रों इसके अलावा हम देखते हैं कि राणा सांगा है। राणा सांगा खानवा युद्ध से इनका रहा है संबंध। 1527 में हुआ है। किस किस के मध्य हुआ है? जो है बाबर और राणा सांगा के। और तो जीतता कौन है? बाबर जीत जाता है। इसके अलावा महाराणा कुंभा को आप सभी जानते हैं। कुंभा का राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं। कुंभा ने जो मेवाड़ में 84 दुर्ग हैं उसमें से 32 दुर्ग इन्हीं के बने हुए हैं। और अचलगढ़ का जो दुर्ग है, भौराट का जो दुर्ग है, बसंतगढ़ का जो दुर्ग है, कुंभलगढ़ के जो दुर्ग हैं वो सारे इन्हीं के ही हैं। इसके अलावा संगीत के क्षेत्र में संगीत राज है और नृत्य जो कोश इनके ग्रंथ हैं, जो मंडन इनका शिल्पी है, उस मंडन की बहुत सारी रचनाएं हैं। तो हमें उनके बारे में विस्तार से पता होना चाहिए। उदय सिंह जो है वहां के शासक थे और इनके समय अकबर ने आक्रमण किया। और आपको पता है कि इनकी धाय कौन थी? उदय सिंह की पन्ना धाय। उन्होंने इन्हें बचाया था। और किस कीमत पर बचाया? पन्ना धाय ने अपना पुत्र जो चंदन है, उस चंदन को इनके स्थान पर लटा दिया और उनकी मृत्यु, क्योंकि बनबीर था, आपको पता है बनबीर मारना चाहता था, मेवाड़ को नष्ट करना चाहता था, तो चंदन को वो रख देती है, चंदन को काट देता है। उदयपुर के जो संस्थापक उदय सिंह है उनकी वो रक्षा करती है पन्ना धाय। महाराणा प्रताप को आप सभी जानते हैं, जो हल्दी घाटी के युद्ध के लिए जानने जा रहे हैं। हल्दी घाटी जो हल्दी एक स्थान है मित्रों, और गोगुंदा और खमनौर की पहाड़ियों के बीच एक सक्रा दर्रा है। तो गोगुंदा और खमनौर, तो गोगुंदा का युद्ध भी इसको कह रहे हैं। गोगुंदा का युद्ध बदायूं कह रहा है। जो युद्ध है हल्दी घाटी का, उसको गोगुंदा का कौन कह रहा है? बदायूं। और खमनौर का कौन कह रहा है? खमनौर का अबुल फजल बोल रहा है। और राजस्थान का मैराथन आपको पता है कर्नल टाड साहब भी कह रहे हैं। तो इस तरह से महाराणा प्रताप का चेतक जो घोड़ा है राम प्रसाद हाथी है। मर्दाना हाथी किसका है? मर्दाना हाथी मान सिंह का। तो ये काफी जो है प्रश्न है इस तरह से इनसे संदर्भ में जो पूछे। लूणा जो है हाथी वो भी किनका है? महाराणा प्रताप साहब का है। तो ये बहुत सारे प्रश्न हैं जो इनके संदर्भ में बनते हैं मित्रों। अगला हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा गया? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय। तो मित्रों भारतीय अशांति का मतलब यहां ये होता है कि जब भारत पर अंग्रेजों का शासन है तो अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए कांग्रेस का अभ्युदय होता है। कांग्रेस 1885 में बन जाती है। 28 दिसंबर 1885 को एओयू जो है इसके संस्थापक हैं। और पहले जो अध्यक्ष हैं वो व्योमेशचंद्र बनर्जी हैं। आपको मालूम है उसके बाद में कांग्रेस में मतभेद हो जाते हैं और कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। सूरत अधिवेशन जो आगे हम बताएंगे आपको 1907 में हो रहा है। दो वर्ग आते हैं, एक उदारवादी या अनुदारवादी, या जिसको गर्मपंथी और नरमपंथी। तो गर्मपंथी जो आक्रामक आधार पर, अर्थात जो भिक्षावृत्ति के मार्ग पर नहीं चलते हैं, कोई क्षमा याचना प्रपत्र ज्ञापन नहीं देना चाहते हैं, जो अपनी शक्ति के आधार पर जीतना चाहते हैं, अपना अधिकार समझ कर लेना चाहते हैं। तो मित्रों अब यहाँ सुभाष चंद्र बोस और जो है लाला लाजपत राय, चूंकि लाल बाल पाल, ये तीनों, लाल बाल पाल आप जानते हैं गर्मपंथी हैं। अब चूंकि आपके सामने प्रश्न हो गया कि बाल गंगाधर तिलक है या लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस तो बाद के हैं। तो मित्रों भारतीय अशांति, अब जो इनमें सबसे पहले जो भूमिका निभाई
या इनसे भी पहले जिनका जन्म हुआ वो बाल गंगाधर तिलक हैं। तो बाल गंगाधर तिलक साहब को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक साहब आपको पता है मांडले जेल में रहे, और जब मांडले जेल में रहे तो इन्होंने गीता रहस्य किताब लिखी। गीता रहस्य किनकी है? जो बाल गंगाधर तिलक साहब की। बाल गंगाधर तिलक साहब बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, लोकमान्य की इनकी उपाधि है मित्रों। इन्होंने जो है आर्यों के बारे में भी कहा है, अर्थात जो आर्यों का निवास स्थान है वो अलग अलग है। उत्तरी जो ध्रुव बतलाया बाल गंगाधर तिलक साहब ने, आर्कटिक होम ऑफ द वेदास इनकी पुस्तक है। इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं और गीता रहस्य खुद लिखते हैं। वो गीता रहस्य की मूल प्रति मेरे पास में है जो इन्होंने लिखी है मांडले जेल की, वो मूल प्रति है, बहुत पुरानी, चूंकि एक लाइब्रेरी में कहीं से मुझे मिली। तो मित्रों बहुत इंटेलेक्चुअल बाल गंगाधर तिलक साहब। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये मित्रों बाल गंगाधर तिलक साहब का नारा है। केसरी और मराठा, इन्होंने पत्रों का प्रकाशन करवाया, केसरी और मराठा। शिवाजी और गणेश उत्सव इन्होंने चलाए बाल गंगाधर तिलक साहब ने। मित्रों ये कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी हैं। 1905 में बनारस अधिवेशन होता है मित्रों, उस बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष बनते हैं बाल गंगाधर तिलक साहब, गोपाल कृष्ण गोखले साहब। तो बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष बनते हैं। राजनीतिक गुरु हैं किनके? गांधी के। गोपाल कृष्ण गोखले साहब जो है भारत सेवक समाज, सर्वेंट इंडिया सोसाइटी, भारत सेवक समाज की स्थापना भी गोपाल कृष्ण गोखले साहब ने की। सुभाष चंद्र बोस साहब को आप सभी जानते हैं, आजाद हिंद फौज से जिनका संबंध रहा है, जो कमांडर प्रमुख रहे। रासबिहारी बोस जो मूल संकल्पना थी, पहले प्रधान मोहन सिंह बने, उसके बाद में 1943 में सुभाष चंद्र बोस साहब बने। सुभाष चंद्र बोस साहब पहले व्यक्ति हैं 1920 में मित्रों ICS जैसा पद था वो त्याग देते हैं और आजादी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में नेतृत्व करते हैं। 1938 और 1939 कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष बनते हैं आप सुभाष चंद्र बोस साहब। और जो है इस तरह से मित्रों दिल्ली चलो का नारा इन्होंने दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ऐसे सुभाष चंद्र बोस नायक। और लाला लाजपत राय, आपको सभी को पता होगा, साइमन जब भारत आया, साइमन कमीशन आया, अर्थात 10 साल के बाद में समीक्षा होती थी कि भाई किस प्रकार की व्यवस्थाएं चल रही हैं। अब इसका विरोध इसलिए किया गया था कि उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। अब मित्रों आप सोचिए, एक प्रश्न है कि जब किसी आयोग में जो जांच करने वाला, अगर जिस विषय वस्तु की वो जांच करने जा रहा है उसकी उनको समझ ही नहीं है, तो किस प्रकार से निष्पक्ष रूप से वो जांच कर सकते हैं। इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया और उसका नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे। तो लाठियां पड़ी, सैंडर्स ने लाठियां बरसाई, तो इन्होंने कहा था मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश जो है साम्राज्य के लिए ताबूत की कील साबित होगी। यह कथन किसका है? लाला लाजपत राय का है। इस तरह से मित्रों लाला लाजपत राय जिनकी अनहैप्पी इंडिया किताब है और वो जो है अपनी वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो इनसे संदर्भ में भी मित्रों प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला और जो लास्ट प्रश्न है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए? रासबिहारी घोष, पट्टाभी सीतारामैया, महात्मा गांधी, अंबिका चरण मजूमदार। तो मित्रों जो सही उत्तर है वो है पट्टाभी सीतारामैया। चर्चित इसलिए है ये, इसलिए हमने इसको पूछा है मित्रों। पट्टाभी सीतारामैया साहब जो है इन्होंने जो कांग्रेस का इतिहास भी लिखा है और ये उसके बाद में, हालांकि 1948 में जयपुर जब कांग्रेस अधिवेशन हुआ तो अध्यक्ष बने, लेकिन 1939 में ये हार गए थे। इसकी वजह ये थी, चर्चित इसलिए ये पूछा जाता है कि गांधी ने अपना प्रतिनिधि बनाया था और इधर सुभाष चंद्र बोस साहब। सुभाष चंद्र बोस और गांधी में वैचारिक मतभेद थे, मनभेद नहीं थे। वो चूंकि गर्म विचारों के व्यक्ति थे सुभाष चंद्र बोस साहब, और जो गांधी जी हैं वो अहिंसा के पुजारी थे। तो दोनों में इस बात का जो है मतभेद था। जब वोटिंग होती है तो उसमें सुभाष चंद्र बोस साहब जीत जाते हैं। गांधी जिम्मेदारी लेते हैं कि ये पट्टाभी सीतारामैया की हार नहीं, ये व्यक्तिगत मेरी हार है। चूंकि गांधी को ऐसा था कि भाई मेरा एक बड़ा नाम है, हो सकता है वो जीत जाए, लेकिन उस समय के जो लोग थे उन्होंने इस बात को कतई ध्यान नहीं दिया और वोटिंग किसके पक्ष में की? जो है सुभाष चंद्र बोस साहब के में की। और 1939 में फिर वो अपनी इच्छा से त्यागपत्र दे देते हैं कांग्रेस से और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। तो इस तरह से रासबिहारी बोस है, इनका संबंध मित्रों, रासबिहारी घोष जो सूरत अधिवेशन हुआ है, सूरत अधिवेशन कब हुआ है? 1907 में। इसमें क्या हुआ? कांग्रेस का विभाजन हुआ। तो कांग्रेस का विभाजन सूरत अधिवेशन में हुआ, उसकी अध्यक्षता किसने की? रासबिहारी घोष साहब ने की। इसके अलावा महात्मा गांधी साहब, आप सभी जानते हैं महात्मा गांधी को, 1924 में बेलगांव अधिवेशन हुआ है। बेलगांव
अधिवेशन की अध्यक्षता की है गांधी ने एक बार, तो यह भी कई बार पूछा जाता है 1924 में। और मित्रों, अंबिकाचरण मजूमदार साहब तो 1916 में जो है लखनऊ एक समझौता हुआ है, लखनऊ अधिवेशन हुआ है, जब कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग जो 1906 में बनती है, उनमें भी समझौता यहाँ हो जाता है। इसकी जो अध्यक्षता करते हैं लखनऊ जो समझौता होता है, और जो कांग्रेस का अधिवेशन है वो लखनऊ में हो रहा है। कब हो रहा है? 1916 में हो रहा है। अंबिकाचरण मजूमदार, महात्मा गांधी साहब 1924 में जो बेलगांव अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता करते हैं। रास बिहारी घोष 1907 में जो सूरत अधिवेशन होता है उसकी करते हैं। और पट्टाभी सीतारामैया साहब जो 1939 में होता है, उस समय चुनाव लड़ते हैं जो है सुभाष चंद्र बोस साहब से, और हार जाते हैं। फिर 1948 में आगे जा करके जो है ये चुनाव जयपुर से जीत जाते हैं। एमपी के ये राज्यपाल भी बनते हैं। 1952 पहले राज्यपाल जो है पट्टाभी सीतारामैया साहब। इस प्रकार से मित्रों ये प्रश्न थे और इनके फैक्ट्स थे, बहुत जो सारे फैक्ट्स हैं, चूंकि अवधारणा लिए हुए होते हैं, तो आपसे मैं ये कहना चाहता हूं, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। खास बात इतिहास में यह है कि हमें कॉन्सेप्ट की जो है जानकारी होनी चाहिए। एक ऑर्डर होता है इतिहास का, पहले कौन सी चीज आई, उसके बाद में कौन सी चीज आई, उसके बाद में कौन सी चीज आई। हमें बहुत सारी चीजें नहीं पढ़नी है, लेकिन वो क्रम पता होना चाहिए। रेशनलिटी कहते हैं उसको। रेशनल आधार पर अगर आप किताबों को पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से मित्रों आप जो है उन परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। और मेरा पूर्णतः प्रयास है कि मैं उन प्रश्नों को लेकर के आ रहा हूं जो 100% आपकी परीक्षा में निश्चित रूप से कहीं न कहीं मिलेंगे। बहुत मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।